अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची और खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है सना ने कराची से। सना ने एक ऐसी सच्ची और भयानक कहानी हमारे साथ शेयर की है जिसको आज सुनाने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जब हम इस तरह की कहानी को सुनते हैं तो यकीनन हमें मौका मिलता है अपने आप को सुधारने का, अपने इर्द गिर्द निगाह रखने का। हम खता के पुतले हैं, गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो किसी ऐसी ही कहानी को सुन के, जो भयानक भी हो, खौफनाक भी हो, हिदायत पकड़े। और यकीनन ये कहानी उन्होंने हमारे साथ इसीलिए ही शेयर की है कि वो कहती हैं, सना, ये कहानी बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को बदल डालेगी। हो सकता है बहुत सी सोचों को बदल डाले। और ये कहानी अगर आज आप सुनने जा रहे हैं तो कहानी के इख्तिताम पे उम्मीद है इसी कहानी को आप दूसरों के साथ ये नियत करके शेयर करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में भी ये कहानी बहुत फायदेमंद साबित होगी। सना कहती है, मैंने जिस मोहल्ले में आंख खोली थी उसी मोहल्ले में ही एक लड़की जो मेरी बचपन से ही दोस्त बनी, उसका नाम था जोया। सना और जोया बचपन से ही दोस्त बन गई। जोया की वालिदा जिनका नाम था रुखसाना और उनके वालिद का नाम था महमूद, वो बिल्कुल हमारी तरह के ही लोग थे, ना बहुत ज्यादा अमीर ना ही बहुत ज्यादा गरीब। एक ऐसे लोग जिनको सफेद पोश कहा जाता है, जिनके पास खाने पीने की जरूरियात जिंदगी की सिर्फ इतनी चीजें मुयस्सर होती हैं कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, लेकिन इनके बच्चे स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर बसों में ही सफर करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अमीर तो नहीं लेकिन खाते पीते लोग होने का ख्वाब देखते हैं कि हमारे पास गाड़ी भी हो, अच्छा घर भी हो और जरूरियात जिंदगी के लिए सारी चीजें मौजूद हों। बहुत बड़ी कोठियां, बहुत ज्यादा गाड़ियां, बहुत बड़े बिजनेस, ये इनके शायद ख्वाहिश नहीं होती। वहीं उन्हीं दिनों जब मैं और जोया एक बेहतरीन दोस्त इस अंदाज में बन चुकी थी कि एक ही मोहल्ले में थोड़े फासले पे घर होने की वजह से अक्सर मैं जोया के घर चली जाती और जोया मेरे घर आ जाती। जोया अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। उनकी वालिदा इंतहाई खूबसूरत खातून थी। उनके वालिद साहब की भी शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी, लेकिन वालिदा उसके मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत थी। यूं जोया बहुत ही खूबसूरत थी। हालात का करना ऐसा हुआ कि जोया की मां अक्सर महमूद साहब से यही कहती अपने शौहर से कि कुछ कीजिए, बस गुजारा तो हो जाता है। मैं भी चाहती हूं हमारे खाते पीते लोग दोस्त हों, हम उनके पास जाएं, उनके पास बैठें। यानी वो ख्वाहिशात जो खाते पीते लोगों की, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, अमीरों की नहीं, खाते पीते लोगों की जो ख्वाहिशात होती है वो जोया की वालिदा के अंदर मौजूद थी। उसके वालिद साहब कहते, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन जितना कमा पाता हूं सारा तुम्हारे हाथ में रख देता हूं। वो कहती, देखो हमारा घर भी अपना नहीं है, ये किराए का घर है जिसमें हम रहते हैं। मैं चाहती हूं मेरा अपना घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बेहतरीन लिबास हो, मेरे पास बेहतरीन मेकअप हो, मेरे पास हर वो चीज हो जिसकी मुझे ख्वाहिश है। इस बात पे अक्सर वो अपने शौहर पे लड़ती हुई भी नजर आती। अब हम जिंदगी की उस उम्र में शामिल हो चुके थे कि जहां इंसान को पता लग जाता है मियां बीवी के अंदर किस बात की तकरार हो रही है, और उन दोनों के अंदर अक्सर यही तकरार होती। जोया के वालिद महमूद साहब कह रहे होते, मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं।
तो वो कहती फिर मुझे इजाज़त दो, मैं बाहर जाऊं कमाने के लिए, मैं क्या करूं। फिर एक दिन पता चला महमूद साहब के एक दोस्त ने उनके लिए बाहर जाने का बंदोबस्त कर दिया। वो शायद काफी अरसे से कोशिश में लगे हुए थे, यूं उनका लंदन का वीजा लग गया और अपनी बीवी और अकलौती बेटी जोया को इस उम्मीद पे छोड़ के कि मैं तुम्हारे लिए इतना कमाऊंगा कि तुम्हारी मां की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करूंगा और अपनी बेटी को भी एक घर दूंगा, माशरे में एक मकाम दूंगा, मैं इतना दिन रात वहां पे जाके मेहनत करूंगा कि मैं आप दोनों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करूंगा। यूं जहां बेटी ने अपने बाप से बिछड़ते हुए इस बात का कतन अंदाजा नहीं था कि वो अपने बाप को आगे मिस करेगी या नहीं, लेकिन बीवी बहुत खुश थी कि अब घर में पैसे आने वाले हैं। वो बज़ाहिर तो अपने शौहर से कह रही थी मैं आपको बहुत मिस करूंगी, लेकिन मैं जानती हूं आप हमारी खुशी के लिए जा रहे हैं। महमूद साहब रवाना हो गए। कुछ अर्सा तो उनको लंदन में सेट होने में लग गया, लेकिन जब वो सेट हो गए तो उसके बाद इस अंदाज में मुसलसल इस घर में, अपने घर में पैसे भेजने लगे कि वाकई जोया की मां की जो ख्वाहिश थी वो अब ख्वाहिशात पूरी होने लगी थीं। रुखसाना बेगम ने अपने लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतखाब करना शुरू कर दिया, जो वाकई दिखने में भी बहुत खूबसूरत और महंगे कपड़े होते हैं। महंगे कपड़ों के साथ साथ बेहतरीन मेकअप भी इस्तेमाल करने लगी, बेहतरीन खुशबू का भी इस्तेमाल होने लगा। बाल जो पहले सादगी में दुपट्टे के नीचे होते थे, वहां पे दुपट्टा उतर गया और उन बालों को उन्होंने जाके बाकायदा ऐसी तराश खराश कराई किसी पॉलर से कि उनके बाल भी बहुत मॉडर्न नजर आने लगे। ये तो पहचाना ही नहीं जाता था कि ये वही रुखसाना आंटी हैं। वो बहुत बदल गई थी, बहुत खूबसूरत, बहुत मॉडर्न। खुदा ने तो शक्ल उनको पहले ही बहुत खूबसूरत दी थी। अब बेहतरीन लिबास, बेहतरीन खुशबू का इस्तेमाल, बालों का स्टाइल और बेहतरीन मेकअप करके अक्सर वो मेकअप ब्यूटी पार्लर से कराने के लिए जाती। और मैं जब उनको देखती तो हैरान रह जाती कि आंटी आप तो इतनी खूबसूरत लग रही हैं, पहचान ही नहीं जाती। वहीं पे शलवार कमीज की बजाय अब लिबास जीन्स की पैंट और शर्ट में बदल गया। अब वही रुखसाना आंटी पैंट शर्ट पहनने लगी। कराची से ऐसे शहर के अंदर जहां उनके लिबास और उनके पूरे गेटअप के अंदर बदलाव आया था, तो ये कैसे मुमकिन है कि फिर उनका रख रखाव, मिलना मिलाना इसी गली के लोगों के साथ होता। क्योंकि मेरा घर, सना कहती हैं, बहुत ही मजहबी घर था। मुझसे छोटा एक भाई और माँ बाप, मैंने उन सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए देखा था और मुझे भी सख्ती से तलकीन की गई थी। मैं इसलिए बचपन से ही आदी थी हर वक्त सर पे दुपट्टा रहना और 5 वक्त की नमाज पढ़ना। इसी तरह वक्त गुजरते गुजरते हम दोनों फर्स्ट ईयर में कॉलेज में पहुंच गई। अभी भी जोया की बेस्ट फ्रेंड मैं ही थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड जोया थी। जिस कॉलेज में हम पढ़ती थी उसी कॉलेज के बेंच पे हम दोनों ही इकट्ठे बैठती थी और सारे हमें बेस्ट फ्रेंड मानते थे। अब जब आप फर्स्ट ईयर में पहुंच जाते हैं तो यकीनन जहां वालदा को शलवार कमीज से, जोया की वालदा को हमने जीन्स में देखा था और एक मॉडर्न गेटअप देखा था, तो उसके बाद उनका मिलना मिलाना भी इस गली के लोग नहीं बल्कि ऐसे मॉडर्न लोग हो गए थे जहां पे वो अक्सर उनके साथ वक्त गुजारती। तीसरा तो घर में था कोई नहीं, शौहर बाहर थे, मुसलसल वो कमाते और अभी तक वो वापस नहीं आए थे। कोई नहीं जानता था किस वीजे पे गए हैं, वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते। पहली दफा जोया जो हर बात मुझसे शेयर करती थी, जोया ने जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे एक बात बताई। अब मैं नोट करने लगी थी कि फर्स्ट ईयर में पहुंच के जोया जो मां से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मां को देख देख के उसके अंदर भी बहुत बदलाव आ गया था। उसका भी लिबास, बेहतरीन से बेहतरीन लिबास का इंतखाब, उसके कमरे के अंदर कई तरह के लिबास मौजूद थे। यकीनन बात है
अभी तक वो इसी मोहल्ले में ज़रूर रह रहे थे, लेकिन उनके अखराजात, उनके यहाँ जो पैसे की आमदन थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो चाहते तो किसी एक बड़े पोश इलाके में अब घर ले सकते थे, लेकिन शायद रुखसाना आंटी अभी चाहती थी कुछ अरसा यहीं पे रहें। अकेली थी, बेटी थी, मोहल्ले वाले उनका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनके तौर अतवार, उनका उठना बैठना, ये तो सबकी नज़रों में आ गया था। कोई नहीं था जो उनको समझा सके। शुरू शुरू में जब उनके रंग रूप बदलना शुरू हुए तो सबने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की बात को भी नहीं सुना। बल्कि जिन्होंने समझाने की कोशिश की उन खवातीन को कहा, आप जेलस होती हैं मेरे लिबास से, आप खुश नहीं देख पा रही मुझे, इसलिए ना। तो औरतों ने देखा कि वो उस चीज को नेगेटिव ले रही हैं, इसलिए उनको कहना ही बंद कर दिया। और जोया ने अपनी मां की तरह अपना हुलिया तब्दील कर लिया, एक मॉडर्न हुलिया बना लिया। मेरी वो दोस्त थी, यकीनन मैं उसे कह सकती थी, और मैंने उसे कहा, जोया यार ये तू क्या कर रही है, ये कैसे बनती जा रही है, देख तूने कैसे कपड़े पहने हैं। तो मुझसे कहती, ओ सना प्लीज यार क्या हो गया है। मैं तो तुम्हें भी कहूंगी यार चेंज करो अपने आप को, क्या ये इस उम्र में अभी फर्स्ट ईयर में और तुम ऐसे लगता हो अम्मा बन गई हो। तुम यंग हो यार, लाइफ को एंजॉय करो। और मैं कहती यार कैसे कैसे एंजॉय करूं, यही होता है जो हमारे माशरे में, उसी तरह मैं भी एंजॉय कर रही हूं। मैं उसको समझाती और वो मुझे समझाती कि यार तू भी एंजॉय कर, अपने कपड़े मेरे साथ शेयर करने की कोशिश करती कि मेरे कपड़े पहन के देख, कभी कॉलेज ये मेरे कपड़े पहन के चलना मेरे साथ, देख कैसे लड़के तुझे घूर के देखेंगे। और फिर उसने एक दिन मुझसे एक राज शेयर किया। उस दिन मैं उसके घर गई हुई थी तो वो मुझसे बोली, सना तू मंसूर को जानती है? मंसूर? कौन मंसूर? यार वही ना जो अपनी गली के बिल्कुल वो जो कोने वाला घर है वहां पे फिरता है, वो लफंगा सा लड़का जो हर आने जाने वाली लड़की को घूरता रहता है, बड़े बड़े उसने बाल रखे हुए हैं, सिगरेट पीता है, बाइक पे हर वक्त फिरता रहता है। वो तो मुझे शक्ल से ही आवारा नजर आता है। अरे यार तुझे तो हर बंदा ही आवारा नजर आता है, तुझे एक मजे की बात बतानी है। हाँ बोल। मेरी ना मंसूर के साथ बड़ी अच्छी दुआ सलाम हो गई। उसने मुझे एक दिन कहा, चल मैं आपको बाइक पे घुमा के लाता हूं। मैं भी बड़े अच्छे मूड में थी और मैं उसके साथ तैयार हो गई। उसने मुझे बाइक पे बिठाया और वो मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गया। एक लड़के के साथ पहली दफा जाते हुए आइसक्रीम खाते हुए इतना मजा आया, मैंने शरारत के लिए उसे एक और फरमाइश कर दी। अरे भाई उसने तो ठक करके मेरी वो फरमाइश भी पूरी कर दी। यार मुझे तो इतना मजा आया। मैंने कहा ये तू क्या बता रही है जोया मुझे, तू एक लड़के के साथ गई है और उसके साथ तू एक लफंगे के साथ घूम फिर के आई है और तू फखर से ये बात बता रही है। अरे सना यार बात को पूरा भी सुनते होते हैं, तूने तो बात सुनी नहीं और शुरू हो गई। पता है क्या, मंसूर के साथ काफी दिन हो गए मुझे मिलते हुए। कल वो मुझे मिला है तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। डरा हुआ था? मैंने पूछा। सना पूछती, किस बात पे डरा हुआ था? अरे यार वो बता रहा था उसका एक दोस्त का घर है, तो उन दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि रात को वहीं पे हम छत पे ही बारबेक्यू करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे और नीचे ही सो जाएंगे। तो उन लोगों ने ना दारू भी पी ली थी, शराब पी, उन्होंने ऊपर हल्ला गुल्ला किया। लड़के थे सारे, उनके उस लड़के के घर वाले नहीं थे। उन्होंने ऊपर बारबेक्यू बनाया, खाना खाया, गपशप की, डांस शांस किया, फन किया। मंसूर कहता है मैंने भी डांस किया, दारू पी, फन किया। उसके बाद 2 बज गए, हम लोग थके, 2-3 का टाइम हो गया। हमने कहा चलो यार नीचे चल के ना सोते हैं। तो मंसूर कहता है जब हम नीचे सोने के लिए गए हैं तो अभी लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरे पांव को आके किसी ने ऐसे जोर से मारा है जैसे कोई उठाने के लिए पांव पे मारता है। कहता है मैं शराब पी रखी थी, नशे में था, लेकिन वो इतनी जोर से किसी ने मेरे पांव पे मारा था ना, मैं एकदम से मेरी आंख खुल गई। तो कहता है मैंने क्या देखा है, मेरे सामने एक
काला स्याह बंदा खड़ा है। वो ऐसा काला स्याह है कि उसके सिर्फ दांत सफ़ेद थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, बाकी पूरा वजूद उसका काला स्याह था। और उसने जैसे ही मुझे मारा है, मेरी आंख खुली है तो मैंने देखा है काला स्याह शख्स, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद और दांत चमक रहे हैं। मैं एकदम से बोला, कौन है तू, क्या चाहिए? तो वो बोला, तू मेरे बिस्तर पे सोया है, उठ मेरे बिस्तर से। तो उसने कहा, मैं तेरे बिस्तर पे कहां सोया हूं? तू क्या लगता है मेरे दोस्त का? ये तो मेरे दोस्त का घर है, मैं तो उसके बिस्तर पे सोया हूं। वो कहता है, उसी लम्हे उसने, काले स्याह उस शख्स ने, दोनों हाथों से मेरे पांव को पकड़ लिया। और जैसे ही उसने मेरे पांव को पकड़ा तो उसके पांव ऐसे तप गए, गर्म हो गए, जैसे किसी ने आग उसके पांव पे रख दी। उसके हाथ नहीं थे, इतने गर्म हाथ थे, इतने गर्म हाथ थे कि उसने जैसे ही मेरे पांव को पकड़ा, मेरी जान निकल गई और मेरे मुंह से जोर जोर से चीखें निकलना शुरू हो गई। मेरे पांव जल रहे थे, उसके हाथ इतने गर्म थे। और जैसे उसने मेरे पांव को पकड़ के खींचा है तो मैं आधा नीचे चला गया हूं, लेकिन मैं उससे पहले ही चीख पड़ा था, क्योंकि उसने जैसे ही हाथ रखा था मेरे पाँव पे तो मेरे पाँव तो जलना शुरू हो गए। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गया। मैंने इतनी ज़ोर से चीखें मारी कि सारे दोस्त भी जाग गए, लेकिन मैं डरा हुआ था, मैं चीखें मार रहा था। उन्होंने मुझे मुश्किलों से चुप कराया। वो सारे डर गए कि क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया है कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा, नहीं यार, तू नशे में था, तू डर गया है, तूने कोई ख्वाब देखा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उन बाकियों ने भी इधर उधर देखा, किसी को कुछ भी नजर ना आया। उन्होंने कहा, यार किधर है, कुछ होता तो हमें भी नजर ना आया। किसी को कुछ नजर ना आया, लेकिन वो डर गया। उसके बाद अब सारे उठ के बैठ गए कि चलो यार अब सोते नहीं है, इसने तो इतनी चीखें मारी हैं, सारा नशा ही उतार दिया, डरा दिया, अच्छा खासा। बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से नींद आनी शुरू हो गई। तो कह रहे हैं, फिर सारे सोने के लिए लेट गए। कह रहे हैं, चल यार अब तू भी लेट जा। तो मंसूर कहता है, मैंने कहा चलो यार मैं भी सो जाता हूँ, पता नहीं वाकई कोई ख्वाब देखा हो या पता नहीं क्या था। मैं भी थोड़ा सा डामाडोल हो गया। कहता है, मैं अभी सोने के लिए नीचे सर ही रख रहा था, अभी मेरा सर तकिए पे टच नहीं हुआ था, ऐसे मैं पीछे करके सर को लेके जा रहा था कि किसी ने इतनी जोर से मेरे सर पे थप्पड़ मारा है कि मेरे थप्पड़ की आवाज़ को सुन के वो जो लड़का, उनका एक दोस्त जिसका घर था, वो नहीं, एक जो मिलने गया हुआ था दोस्त, उसने भी उस थप्पड़ की आवाज़ को सुन लिया और उसने अपनी गर्दन को ऐसे उठा के देखा। कहता है, ये क्या हुआ है, तुझे थप्पड़ लगा है? मंसूर ने कहा, हाँ। तूने सुना है आवाज़ को? क्योंकि मंसूर ने अपने सर पे हाथ रख लिया था, उसको इतने जोर का थप्पड़ पड़ा था। तो उस लड़के ने बाकियों को भी जगाया। कहता है, यार वाकई इसको थप्पड़ पड़ा है, मैंने आवाज़ सुनी है। अच्छा, उसके बाद ये लोग सोए नहीं है। सुबह जब हुई है तो उस लड़के ने, जिसका घर था, उसने कहा है कि यार मैंने तुम्हें बताया नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं, वैसे हमें तो कभी थप्पड़ नहीं पड़ा, कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ गिर गई है किचन में, या किसी के चलने की आवाज़ आई है, या कभी कभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने कहका लगाया हो। लेकिन इतना क्लियर हमने आज तक नहीं देखा था जो मंसूर ने देखा है। उसके बाद मंसूर वहाँ घर तो पहुँच गया, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आया। मैं परेशान क्या हो गया कि उसने मुझे टाइम दिया था, लेकिन वो अपनी इतना डरा कि उसको बकायदा बुखार हो गया। और जब मुझे पता लगा तो मेरा हंस हंस के बुरा हाल, जोया कहे, मेरा हंस हंस के बुरा हाल। यार आज के दौर में भी क्या इस तरह के जिन भूत आके थप्पड़ मारते हैं, पाँव पकड़ते हैं। मैंने उसकी ऐसी फिर बेइज्जती की। मैंने कहा, तू बड़ा डरपोक किस्म का बंदा है, तुझसे थोड़ी सी शराब नहीं पी गई और उसके बाद तूने पहले कभी पी थी? उसने कहा, हाँ मैंने पी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पी थी, ऐसे थोड़ी सी पी थी, इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा पी ली थी। तो तभी मैंने हंस हंस के उसको कहा, और तूने ज़्यादा पी ली थी, उसी की वजह से तू डर गया है और तुझे ये ऐसा नज़र आया। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, तू किस दौर में जी रहा है? ये मोबाइल का दौर है, हर बंदे के हाथ में टच स्क्रीन वाला मोबाइल है। मोबाइल का दौर आ गया और तू मोबाइल के दौर में तू इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा है। तू अगर जिन देख रहा था तो उसकी वीडियो बना लेता। उसने कहा, मुझे कहाँ इतना होश था कि मैं उसकी वीडियो बनाता या मैं उसको रिकॉर्ड करता, उस वक्त तो होश ही नहीं होता। लेकिन जोया बता रही है, यार सना मैंने इतना एंजॉय किया कि भाई
मैं तो समझी थी कि बड़े बहादुर बंदे के साथ मेरी दोस्ती हुई है, लेकिन तू तो ऐसा डरपोक निकला। मैंने तो तुझसे मिलना ही नहीं है यार, इतना बहादुर बंदा। तुझसे तो ज़्यादा मैं बहादुर हूँ। किस दिन मेरे सामने जिन्न आ गया ना, तो मैंने ऐसे थप्पड़ मारने, उसको बताना है तू किसके सामने खड़ा है। जोया महमूद के सामने। और जिन ऐसे दुम दबा के भागेगा कि जोया महमूद के सामने दोबारा कभी नहीं आएगा। और वो जोर जोर से हंसना शुरू हो गई। वो मुझे इस बात के लिए, लतीफ़ा सुनाने के लिए उसने मुझे बुलाया था अपने घर कि हम तुम्हें मज़े की बात सुनाती हूँ। और मैंने सारी बात को सुन के एंजॉय भी किया। मैंने कहा वाकई यार वो तो बड़ा डरपोक बंदा है। जब बातें होगी तो मैंने कहा जोया यार तू क्या कर रही है, तू लड़के के साथ दोस्तियां करना चाह रही है, कितनी गलत बात है यार। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन की दोस्त है, मैं तुझे जानती हूं, तू ऐसी नहीं है। तो बोली क्या सना बोरिंग बातें कर रही है यार तू। लाइफ को तुझे मैं भी बचपन से कहती आ रही हूं यार, लाइफ को अपनी मर्जी से जियो। मेरी मामा को देखा है कैसे लाइफ को एंजॉय करती हैं यार, हर वक्त हैप्पी रहती हैं, हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं। मैं कोई भी उनसे बात कहती हूं टक करके मेरी बात पूरी कर देती हैं, मुझे हर तरह का सपोर्ट करती हैं, मुझे प्यार करती हैं। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो मेरी मामा की वजह से। और तुम्हारा देखो कॉन्फिडेंस लेवल, अरे अकेले कहीं जा तक नहीं सकती, हर वक्त अम्मा की तरह बन के रहती हो, हर वक्त लेक्चर देती हो। यार लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन हम दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे बचपन के। मैं उसकी नहीं मान सकती थी और वो मेरी नहीं मान सकती थी। मैं उसको कहती थी सर पे दुपट्टा लो, नमाज पढ़ो, और वो कहती थी जिंदगी को एंजॉय करो। जब से उनके वालिद बाहर गए थे, उनको पीछे ये नहीं पता था कि उनकी बीवी कितनी मॉडर्न हो चुकी है। बाकायदा वो अब ऐसी महफिलों में जाना शुरू हो गई है जहां पे डांस पार्टियां होती थीं, जहां पे पीना पिलाना भी होता था, अमीरों की पार्टियां। उन पार्टियों में वो भी अपनी जिंदगी को एंजॉय करना शुरू हो गई। शौहर की कमी अब उनको महसूस नहीं होती थी। उन कंपनियों में, उन महफिलों में वो अपने लिए वक्ती तौर पे किसी को ऐसा दोस्त बना लेती थी कि वो कुछ लम्हों के लिए उनका शौहर भी बन जाता था। ये बातें मुझे इसलिए पता थी कि उसकी बेटी अक्सर माँ को फ़ोन पे जब मोबाइल पे बातें करती हुई सुनती तो उसको अंदाज़ा हो जाता माँ फ्लर्ट कर रही है, किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा है, माँ किसी के साथ रात गुजार के आई है। और माँ फ़ोन पे अक्सर कह रही होती रात आपके साथ तो बिस्तर में ऐसा मज़ा आया। वो इस तरह की बातें सुनती। माँ सामने तो नहीं करती थी, लेकिन एक ही घर था जहाँ पे माँ बेटी रहती थी, तो वो अक्सर सुन लेती थी। तो उसको अंदाज़ा हो चुका था माँ एक ऐसे नशे में बह चुकी हैं जहां पे अब इज्जत क्या होती है, वजूद जो शौहर के लिए होता है वो वजूद दूसरों के लिए भी अवेलेबल था। यूं मैं उनके घर तो जा रही थी, लेकिन अब रुखसाना आंटी की हरकतें गली के लोग जो दबी दबी लफ्जों में कर रहे थे, अब वो बाहर निकलना शुरू हो गई थी। और फिर एक दिन कॉलेज के अंदर जोया ने मुझे बताया कि यार सना तुझे बताऊं, मैंने एक और खूबसूरत नौजवान को दोस्त बनाया है। उसका नाम है अहमद। अरे वो तो मुझ पे लट्टू हो गया है। उससे तो मिलके मजा आ गया यार। ऐसा बातूनी, ऐसा मजाक करने वाला, ऐसा प्यारा बंदा, ऐसी गपशप करने वाला। अरे तू सोच भी नहीं सकती। काश तू मेरे साथ चलती, तेरे लिए भी मैं अहमद जैसे लड़के का बंदोबस्त करती, तू उसके साथ बैठ के गपशप करती, तेरा दिल खुश हो जाता। और मैं उसे कहती जोया प्लीज, तो अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, ये तू क्या कर रही है। और फिर हमारी एक ऐसी बहस शुरू हो जाती। इसी बहस के दौरान 14 फरवरी, वो 14 फरवरी जिसको वैलेंटाइन डे कहते हैं, लोग एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे, एक मोहब्बत का दिन, एक प्यार का दिन। लेकिन ऐसी क्लास ने जो एलीट क्लास कहलाती है, या एक मखसूस तबका कह लीजिए, सब नहीं, उन्होंने वैलेंटाइन डे को समझ लिया कि ये लड़की और लड़के की मोहब्बत का दिन है, एक नाजायज
रिश्ता बनाने का दिन है। लेकिन मोहब्बत का दिन तो माँ और बेटे की मोहब्बत का दिन भी हो सकता है, मियाँ बीवी की मोहब्बत का दिन हो सकता है, बहन भाई की मोहब्बत का भी दिन हो सकता है। लेकिन एक तबके ने इसको कहा नहीं, ये लड़की और लड़के की मोहब्बत का दिन है। तो वो दिन आ पहुंचा 14 फरवरी। उससे 4 दिन पहले उसके हाथ में मैंने एक बिल्कुल नया मोबाइल देखा, टच स्क्रीन का बड़ा महंगा मोबाइल। मैंने पूछा, जोया बड़ा जबरदस्त मोबाइल है, तुम्हारे पापा ने भेजा है तुम्हारे लिए? अरे नहीं यार, तुम्हें कहा था ना अहमद के बारे में, बहुत मुझ पे खर्चा करता है, मैं जो चीज चाहती हूं मेरे अधूरी बात पे ही वो चीज मुझे मिल जाती है। ये देख, ये मोबाइल उसने मुझे दिया है, कितना खूबसूरत मोबाइल है। और फिर मोबाइल निकाल के उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई, एक ऐसी तस्वीरें जो उसने सेल्फी ली थी। वो दोनों इस अंदाज में एक दूसरे को गले लगाकर बैठे थे और वो सेल्फी ले रही थी कि मैं कानों को हाथ लगाया। मैंने कहा, जोया ये क्या किया तूने? तू देख रही है तस्वीरें, तूने खुद खींची है, तूने सेल्फी ली है, इस अंदाज में उसको गले लगाया हुआ है। अगर ये तेरी सेल्फी की तस्वीरें तेरी शादी के पास तेरा शौहर देख लेगा, क्या बनेगा तेरा? वो तो उसी वक्त खड़े खड़े उस रिश्ते को खत्म कर देगा, तुझे तलाक दे देगा। तू पागल तो नहीं है? अपने हाथ से अपनी जिंदगी खराब करने जा रही है। तो खुद अपने हाथ से इस तरह की सेल्फीज बना रही है कि ये तस्वीरें, ये तो तेरे लिए बदनामी का बायस बन जाएंगी। देख सना, पहली बात है, मुझे शादी नहीं करनी। तू मेरे मिजाज को जान गई है, एक चीज मुसलसल मुझसे नहीं खाई जाती। तो यह भी याद रखना, चाहे अहमद हो या कोई और, ज्यादा अरसे में इसको नहीं रख सकूंगी। इसके बाद फिर मेरा टेस्ट चेंज हो जाएगा। मुझे टेस्ट बदलने की आदत है। मेरी मामा कहती हैं हमेशा एक बंदा अच्छा नहीं होता, टेस्ट बदलना चाहिए। ठीक है, अभी मेरा अहमद के साथ मन कर रहा है तो उसके साथ मैं घूम फिर रही हूं। हाँ, हमने सिर्फ हग किया है, गले लगाया है एक दूसरे को, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शादी करके मैं एक ही बंदे के साथ जिंदगी गुजारूंगी? नो वे यार, क्या हो गया है? उसकी जबान भी ऐसे हो गई थी जैसे एक मखसूस तबका जबान बोलता है, सादा लफ्जों का चुनाए की बजाय इंग्लिश उर्दू का एक ऐसा मिक्सचर बना के बोलती जैसे कोई बिगड़ी हुई औलाद एक अमीर जादी जबान बोलती है। अपनी मां की तरह बिल्कुल वो भी ऐसे ही बोलना शुरू हो गई थी कि मुझे एक शौहर नहीं चाहिए जिसके साथ मैं जिंदगी अपनी बिता दूं। बगैर शादी के ही मेरे कई शौहर होंगे, जब तक दिल करेगा किसी के साथ रहूंगी और फिर छोड़ दूंगी। और मैं उसको समझाने लगती, प्लीज प्लीज जोया, ऐसा मत कहे यार, ये बहुत गलत है, ये गुनाह कबीरा है। ऐसा कहना भी, ऐसा सोचना भी कि तू निकाह नहीं करेगी। हम मुसलमान हैं यार, हमने मरना है, खुदा को भी मुंह दिखाना है। तू ये कैसी बातें कर रही है? अभी तो यहां तक बहकी है तू कि तू एक लड़के के साथ आज गले मिल के आई है और खुद तस्वीरें बना के आई है। ये भी गलत है, मैं इसी पे रोकूंगी। नहीं यार, प्लीज रोक अपने आप को, खुदा को मुंह नहीं दिखा सकेगी। किसी चीज की कमी नहीं दी खुदा ने तुझे, लेकिन तू हदें क्रॉस कर रही है। मैं आंटी के बारे में कभी कोई बात नहीं कहती, मोहल्ले वाले ने क्या कुछ कहा लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं तुझे यही कहूंगी, प्लीज ऐसा मत कर यार। अच्छा बस करना यार सना, एक तो तू बोर कर देती है मुझे। कितना अच्छा मूड होता है, मैं तुझे कितना कुछ बताने के लिए तैयार थी कि हमने क्या किया, कहां बैठे हग किया, तूने सारा मूड ही खराब कर दिया। अच्छा ठीक है ना यार, चल बस ठीक है। और फिर 4 दिन बाद वैलेंटाइन डे था। सुबह सुबह वो तैयार हुई, ऐसी क्लास की तैयार हुई, ऐसा बेहतरीन लिबास पहना कि कोई उसे देखे तो देखता ही रह जाए। उसने इस दिन के लिए एक बेहतरीन लिबास का इंतखाब किया था, एक महंगा और कमाल किस्म का मॉडर्न लिबास। उसने वो लिबास पहना और जब बिल्कुल तैयार हो गई तो मां ने पूछा, बेटी मैं आज लेट हो जाऊंगी, आज वैलेंटाइन डे है और कहीं पे हमारा गेट टुगेदर का प्रोग्राम है, हम वहां पे रात को फन करेंगे, हो सकता है मैं रात को बहुत लेट हो जाऊं। तुम घर आ जाना, चाबी यहां पे मौजूद होगी और तुम आकर सो जाना। हो सकता है मैं लेट हो जाऊं या हो सकता है मैं कल घर पहुंचूं। कोई चीज चाहिए तो नहीं? उसने कहा मामा हाँ कुछ पैसे चाहिए। मां ने फटाफट
पैसे निकाले और जितने उससे कहा था उससे भी ज्यादा पैसे उसको पकड़ा दिए और कहा, जाओ मेरी बेटी, इंजॉय करो। जोया घर से निकली, सबसे पहले उसने अहमद को फोन किया। अहमद ने उसका फोन उठाया और वो उसके इंतजार में जब वहां खड़ा था जहां वो पहुंच गई, तो अहमद ने उसे कहा, जोया, आज मेरे वालिदैन मेरे घर नहीं हैं और मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूं। उसने एक इंतहाई खूबसूरत सी अंगूठी, जो एक बेहतरीन महंगी डायमंड वाली अंगूठी थी जिसमें डायमंड लगा हुआ था, वो उसने उसकी उंगली में पहना दी और कहा, बाकी बातें मैं चाहता हूं हम घर चलकर करें। उसने कहा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। सना कहती है, मुझे याद है इसी तरह हम एक दिन बस के अंदर सफर कर रहे थे, तो रास्ते में बस, स्कूल की जो एक बस थी, रास्ते में एक जगह पे रुकी, कॉलेज की जो बस थी रास्ते में रुकी, तो लड़कियां उस स्टॉप से जब ऊपर चढ़ने लगी तो जोया नीचे उतर गई थी और मैं परेशान हो गई थी, ये कॉलेज क्यों नहीं जा रही, नीचे क्यों उतर गई है। और कॉलेज की जब छुट्टी होने वाली थी, उस दिन वो कॉलेज आई हुई थी, वो बहुत खुश थी, तो उस दिन भी मैंने उससे पूछा था, मुझसे पहली दफा ऐसा था कि वो कह रही थी कि यार कॉलेज से बाहर निकल के तुम्हें बताऊंगी। और जब हम कॉलेज से बाहर निकले थे तो उसने मुझे बताया था कि यार एक लड़का बड़ा पसंद आया था मुझे, बहुत ही खूबसूरत, गोरा चिट्टा सा, उस पर मेरा दिल आ गया था और उसने जब मुझे देखा था वो उसने भी मुझे पसंद कर लिया, तो उसने मुझसे मिलने का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन जब मैं उससे मिलने के लिए पहुंची, यार वो तो बहुत ही गरीब सा था, तो फटीचर सा था, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। मेरा सारा उस पर जो दिल आया था वो ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार इसके साथ क्या बैठना, उसकी बातें भी वही गरीबों वाली बातें थीं, तो मैं उसको छोड़ के आ गई, वरना मैं आज शायद कॉलेज ना आती, आज सारा दिन उसके साथ गुजारती। अब वो इस हद तक आज़ाद हो चुकी थी, उसका मिजाज, उसकी सोच इस हद तक आज़ाद हो गई थी। जब वो अहमद के साथ वैलेंटाइन डे वाले दिन उसके घर पहुंची तो अहमद ने कहा, मैंने तुम्हें आज इसलिए अपने घर बुलाया है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ आज का दिन खूबसूरत बना सकूं, आज का दिन यादगार बना सकूं। तुम और मैं इतनी मोहब्बत करें कि हमारी जिंदगी का ये पहला दिन हो जब हम याद करें हमेशा कि शादी के बाद भी कि उस दिन हमने कितना प्यार किया था, कितनी मोहब्बत की थी। लेकिन मैं जोर जबरदस्ती नहीं, तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपनी होने वाली बीवी को आज इस अंदाज में देखना चाहूंगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम मेरी बीवी। जोया ने मुस्कुराते हुए अहमद की तरफ देखा और खुद अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और कहा, हाँ अहमद, तुम मुझे अपनी बीवी समझ सकते हो, हम खूबसूरत लाइफ गुजारेंगे, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन बीवी साबित होंगी, तुम्हें बहुत खुश रखूंगी, जैसा तुम चाहोगे वैसी ही मैं बनूंगी। मैं हाजिर हूं मेरी जान, मैं हाजिर हूं। यह कह के अहमद ने और जोया ने उस दिन को रंगीन बना लिया। वही कॉन्सेप्ट जो एक खास तबका समझता है कि यह दिन लड़की और लड़के का वो मोहब्बत का दिन होता है जिस पे हर काम जायज हो जाता है। एक दूसरे के वजूद को हासिल करना मकसद होता है। आप दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे खो जाते हैं कि जब आप जुदा होते हैं तो एक जिस्मानी भूख खत्म हो चुकी होती है, अपनी आप उस जिस्मानी भूख को मिटा चुके होते हैं। और वहां से जब वो फारिग हुई, शाम होने वाली थी। अहमद ने उसे अपने बाइक पे बिठाया और उसके घर के बाहर छोड़ दिया। लेकिन वो घर से, गली से काफी दूर उतरी थी, कोई मुझे देख ना ले। उसके मोबाइल हाथ में, वही मोबाइल, महंगे वाला मोबाइल था जो उसको अहमद ने दिया था। और उसने अहमद के जाने के फौरन बाद मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल से नंबर डायल किया बासित का। बासित पहले ही उसके इंतजार में था कि मैं तो कब से वेट में था, और वो बोली, तुम जानते हो ना बासित, मैं वेट कर रही थी मामा कहीं जाएं तो मैं तुम्हारे लिए आ सकूं। कहां हो तुम? उसने कहा, मैं यहीं हूं, आ जाओ मुझे ले जाओ। बासित बाइक पे आया और जोया को बिठाकर एक आइसक्रीम पार्लर, जो एक बड़ा महंगा आइसक्रीम पार्लर जहां के केबिन बने हुए थे,
वो बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक केबन बुक कराया है, आज हम इस केबन में फन करेंगे। लेकिन उसने जाते ही सबसे पहले उस केबन में बैठते ही बासित ने एक सोने की चेन निकाली और सोने की चेन इस अंदाज में अपने हाथ में रखी कि एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, अपने हाथ से पहना दो ना। तो बासित ने वो सोने की चेन उसके गले में मोहब्बत से पहना दी और उससे बोला, ये मेरी तरफ से वैलेंटाइन डे का तोहफा। वो ऐसा केबन था जहां पे उनकी इजाजत के बगैर कोई भी नहीं आ सकता था। जब तक वो ऑर्डर नहीं करते अंदर कोई किसी को आने की इजाजत नहीं होती, प्राइवेसी थी। और वो उसने पूरा बुक कराया था और उससे बोला, ये तो मेरा गिफ्ट था जो मैंने तुम्हें दिया जोया। मेरा गिफ्ट कहां है? जोया बोले, तुम्हारा गिफ्ट जिसके गले में तुमने चेन पहनाई है, ये तुम्हारा गिफ्ट है। जोया तुम्हारी है, अपना गिफ्ट ले सकते हो, ये तुम्हारे हवाले है, जो चाहो कर सकते हो। तुम्हारा गिफ्ट, वैलेंटाइन डे का गिफ्ट। एक मर्द को और क्या चाहिए होता है। उसी लम्हे वो जोया के साथ लिपट गया। वही जोया जो कुछ घंटे पहले किसी और के साथ अपने जिस्म को शेयर करके आई थी, फिर से एक और लड़के के साथ अपने जिस्म को बांट रही थी। उस केबन में कई घंटे उन्होंने गुजारे और वो सब कुछ हुआ जो एक कल्चर बन चुका है, एक खास तबके का, सबका नहीं। और वो दोनों दुनिया और जहान से बेखबर एक रंगीनी में मसरूफ रहे। जब वो दोनों वहां से फारिग हुए तो उसके बाद उसने जो प्रोग्राम बनाया था वो था ज़ीशान। ज़ीशान एक बहुत ही अमीर घर का लड़का था, नौजवान, लेकिन बाप ने उसको एक बड़ी गाड़ी लेकर दी हुई थी। और ज़ीशान के बारे में जोया ने अपनी मां से भी एक दफा बात की थी। तो उसकी मां ने कहा था, हाँ मैंने देखा है उस लड़के को, बहुत अच्छा लड़का है ज़ीशान। उसकी मैं मां को भी जानती हूं, जहां में हम पार्टी के लिए जाते हैं वहां पे उसकी मां भी आती होती है। वो तो बहुत रिच फैमिली है, बड़े अमीर लड़के हैं। तुमने बड़ा अच्छा किया जोया, जो ज़ीशान तुम्हारा दोस्त है। मुझे खुशी हुई तुमने ज़ीशान को दोस्त बनाया है, वो अच्छा लड़का है। बासित से फारिग होने के बाद ज़ीशान के साथ वो बैठी उसकी गाड़ी में साहिल समंदर की तरफ जा रही थी। साहिल समंदर पर पहुंचकर वो दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल चलते हुए समंदर के किनारे वॉक करने लगे। वहीं पे वॉक करते हुए ज़ीशान ने कहा, जोया आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। जोया ने कहा, ज़ीशान ये जोया तुम्हारी है, आज वैलेंटाइन डे है, ये जोया खुद तुम्हारे पास चल के आई है। जोया की आंखें बंद हैं, वो रुक चुकी थी और बोली, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम्हें जोया मना नहीं करेगी। ये पूरी की पूरी जोया आज तुम्हारे हवाले। वो तो वैसे ही कयामत लग रही थी, जबरदस्त मेकअप, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन खुशबू। दो लड़कों के साथ वो जिस्मानी ताल्लुक बना के आई थी और उस लड़के को भी कह रही थी ज़ीशान को कि जोया तुम्हारी है, जो चाहे करो। तो ज़ीशान ने कहा, नहीं जोया तुम गलत समझी हो, ये जिस्म शादी के बाद के लिए होता है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। उसने उसी वक्त एक महंगी घड़ी और सोने की चेन निकाली और सोने की चेन और घड़ी उसके हाथ में पहना दी और कहा, मुझे तुमसे कुछ और मांगना है, तुम्हारा जिस्म नहीं। वो बोली, हां हां बोलो ज़ीशान, क्या चाहिए तुम्हें? जोया मुझे तुम्हारा जिंदगी भर का साथ चाहिए। मैं तुमसे जिंदगी भर का साथ मांगता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं अपनी जोया को उस वक्त हासिल करूंगा जब वो मेरी बीवी बन के मेरे घर में दुल्हन बनी बैठी होगी। फिर मैं इस वजूद को जरूर हासिल करना चाहूंगा, अभी नहीं, क्योंकि मैं अपनी जोया से बहुत प्यार करता हूं, सच्चा प्यार।
क्या मुझसे शादी करोगी? क्या मुझसे आज वादा करती हो कि सारी जिंदगी मेरा साथ निभाओगी, मेरे साथ चलोगी, कदम से कदम मिलाकर? तो वो उसकी बाहों में बाहें डालती, उसके गले में बाहें डालती हुई बोली, मैं वादा करती हूं ज़ीशान, मैं तुम्हारी हूं, तुमसे ही शादी करूंगी और सारी जिंदगी तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। ज़ीशान बोला, देख लो, तुम्हें यह वादा निभाना होगा। हां ज़ीशान, मैं वादा करती हूं और इस वादे को निभाऊंगी। और उसके बाद कई घंटे वो घूमते रहे और बातें करते रहे। अगले दिन वो अपने घर पहुंची और उसने मुझे पैगाम भिजवाया कि यार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। मैं जब उसके घर जाने लगी तो मेरी वालिदा ने पूछा, कहां जा रही हो सना? अम्मी, मैं जरा जोया के घर जा रही हूं। मेरी अम्मी ने कहा, मेरी बेटी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन तुम जानती हो ना जोया की मां रुखसाना, उसकी बातें आप पूरे मोहल्ले वाले करना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ लोग उसको गाड़ियों पर लेकर जाते हैं। कभी कोई गाड़ी पे उसको लेने के लिए आया होता है, कभी किसी और के साथ गाड़ी पर जा रही होती है, और मोहल्ले वालों ने यह तक देख लिया है जिस अंदाज में वो गाड़ी वाले के साथ बैठती है, हाथ मिलाती है, कोई भी औरत को ऐसा जेब नहीं देता। महमूद साहब यहां होते तो महमूद साहब ऐसा कभी भी ना करने देते। वो यकीनन परदेश में मां बेटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात इनके लिए पैसा भेज रहे हैं, और रुखसाना बहुत गलत कर रही है। और हां, तुम्हारे भाई ने कल कोई बात कही है। भाई ने क्या कहा है मां? कुछ लड़कों ने तुम्हारी दोस्त जोया को भी कुछ लड़कों के साथ घूमते फिरते देखा है। यकीनन जब बाप का साया ना हो तो बेटियां मां के नक्शे कदम पे चलती हैं, वो भी शायद मां के नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गई है। सना बेटी, उनके घर ना जाया करो। तुम्हारी वो दोस्त है, मैं तुमसे मिलने के लिए मना नहीं कर रही, उसको यहां बुला लिया करो अपने घर, लेकिन वहां जाना बंद करो। खुदा ना खास्ता, मैं कभी नहीं चाहूंगी। मैंने कहा, मां प्लीज इससे आगे ना कहिएगा। आपने जो मेरी तरबियत की है, उस तरबियत की वजह से मैंने हमेशा जोया को समझाया है, उसको इन रास्तों से जाने से मना किया है। आप सोचिएगा भी ना कि आपकी बेटी सना कभी आपका सर झुकाएगी। मां, अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं हमेशा आपका फख्र हूं और रहूंगी मां। मां ने प्यार से मेरे सर पे बोसा लिया, हाथ फेरा और कहा, जाओ। मैं चलती हुई सना के जोया के घर पहुंच गई। जोया बिस्तर पे लेटी थी और ऐसे अंदाज में लेटी थी जैसे कोई शदीद थका हुआ होता है। मुझे देख के खुमारी वाले अंदाज में कि यार किधर है तू, मैं तो तेरा बेचैनी से इंतजार कर रही थी। हाँ बता, क्या हुआ है? अरे तुझे कल का बताना है, कल वैलेंटाइन डे था और ऐसा खूबसूरत मेरा दिन गुजरा है, तू सोच भी नहीं सकती। अच्छा, क्या हुआ? और उसने वो सब बातें बता दी जो सुबह अहमद उसको लेकर गया, वो उसके घर गई, वहां पे क्या कुछ होता रहा। फिर वो बासित के साथ गई, फिर वो रात को ज़ीशान के साथ गई और हंस हंस के बता रही थी कि ज़ीशान तो लट्टू हो गया, मेरे पीछे आशिक हो गया, दीवाना हो गया और फलां फलां फलां। ज़ीशान का मजाक उड़ाती रही कि बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। हाँ, मैंने भी कह दिया, हाँ वादा करती हूँ, जबकि तू जानती है ना मैंने तुझे कहा था कि मैंने कहाँ शादी करनी है भाई। मैंने तो एक मर्द के साथ टिक के ही नहीं रहना भाई, मैं तो जिंदगी को एंजॉय करना है यार। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, क्यों किसी एक मर्द के साथ जिंदगी गुजारी जाए। सना ने कहा, जोया बात सुन, अगर तू ये सब कुछ मुझे अपने मुंह से बता के ये कह रही है कि मैं आगे से कहूं वाओ कमाल हो गया, तूने कमाल कर दिया, तो तेरी ये गलत फहमी है। मैंने तुझे पहले भी कहा था मैं तुझे ऐसा नहीं देखना चाहती थी, लेकिन तूने तो सारी हदें खत्म कर दी। तू कल ये कुछ करके आई है और उसके बाद फख्र से बता रही है। नहीं दोस्त,
मुझे ऐसी दोस्ती नहीं रखनी जिसमें मेरी दोस्त सब कुछ बता रही है कि वो खुद से अपने जिस्म को किसी के लिए हाजिर करती रही है। क्या तुझसे उन्होंने नहीं पूछा कि ये चेन कहां से? कहती हाँ पूछा था, ज़ीशान ने पूछा था कि ये अंगूठी और ये चेन कहां से आई है। मैंने उसे कह दिया था पापा ने मेरे लिए यूके से भेजी है, क्योंकि वो भी देख के हैरान हो रहा था कि पहले तो आपके हाथ में ये चेन और ये अंगूठी और चेन नहीं देखी। तो मैंने कहा पापा ने भेजी है। लेकिन यार प्लीज ये लेक्चर देने बंद कर। मैंने कहा ये लेक्चर नहीं है तेरे लिए, अब ये लेक्चर है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं तुझे इस रास्ते से हटा के नमाज की तरफ लगा सकूं, अल्लाह की तरफ लगा सकूं, तेरी आखिरत खराब ना हो, तेरी आखिरत अच्छी हो। लेकिन तू तो हर हद को क्रॉस करके बल्कि उल्टा मुझे कह रही है मैं भी इस लाइन पे आऊं। दोस्त, ये दोस्ती यहीं खत्म, क्योंकि आज तेरी बातें सुनने के बाद तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं तेरे घर आऊं या तुझसे दोस्ती रखूं। जो तेरा मिजाज था, मैं तो समझती थी कि एक लिमिट तक है, इससे आगे नहीं होगा, लेकिन तू तो सब कुछ कर आई और तुझे उस पर कोई नदामत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, तू फखर से बता रही है। पता नहीं तू आगे क्या करने का इरादा रखती है। ओ प्लीज सना यार, बड़ों की तरह लेक्चर देना बंद कर यार, तू ना करें, इंजॉय तो कर मेरी बातों को। सना ने कहा नहीं, तू ऐसी लाइफ को खुद ही इंजॉय कर, मुझे ऐसी लाइफ को इंजॉय नहीं करना, और मुझे किसी ऐसी बंदे से ताल्लुक नहीं रखना जो इतनी आजाद ख्याल हो जाए कि वो सब कुछ गुनाह कबीरा करके फखर से बताए। मैं ऐसी दोस्ती को तोड़ती हूं। एकदम से वो जो बार बार मना रही थी जोया, गुस्से में आ गई और बोली ओके, तू अगर इस दोस्ती को तोड़ती है तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है, तू जा सकती है, जा अपनी नमाजें पढ़ और ये दुपट्टे बन कर करके अम्मा बन के रहे, ना कर अपनी लाइफ को एंजॉय, जा चली जा। सना वहां से उठी और वहां से चली गई। अगले दिन कॉलेज में उसने अपनी बेंच भी तब्दील कर ली कि वो आज के बाद जोया के साथ उसी बेंच पे नहीं बैठेगी। अगले दिन वो कॉलेज तो आई थी जोया, लेकिन उसने अपनी उसी बेंच पे बैठी, लेकिन सना किसी और बेंच पे बैठ चुकी थी। लेकिन दूसरे दिन कॉलेज जोया नहीं आई। तकरीबन तीसरा, चौथा, पांचवा, एक हफ्ता गुजर गया, वो नहीं आ रही थी। एक हफ्ते के बाद उसका आमना सामना जोया से तो हुआ, लेकिन जोया ने गुस्से से इस तरह नफरत से मुंह फेर लिया कि जैसे वो कह रही हो कि जा तुझे मैं मुंह लगाऊं सना। पुराने ख्यालात की एक अम्मा बनी फिर रही है और मैं इसे मुंह लगाऊं, और मुंह फेर कर चली गई। 2 हफ्तों में सिर्फ वो एक दिन कॉलेज आई। लेकिन 2 हफ्ते बाद मां ने सना से कहा, सना तू जोया के साथ अभी भी मिलती है, तेरी उसके साथ दुआ सलाम है ना? नहीं मां। क्यों, क्या हुआ है? तुझे पता है जोया के साथ क्या हुआ है? नहीं मां, मुझे नहीं पता। मां, मैंने 2 हफ्ते हो गए हैं, जब उस दिन याद है आपने मुझे कहा था उसके घर में जाने लगी थी कि ख्याल रखना, तो मां उसने कुछ ऐसा कहा था कि मैंने उसी टाइम उससे दोस्ती खत्म कर दी थी। मैंने आपसे वादा किया था ना, उससे पहले भी मुझे एहसास है मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि खुदा के आगे मेरा सर झुक जाए और मैं शर्मिंदगी महसूस करूं। मैंने भी मरना है, खुदा को मुंह दिखाना है, इसलिए मां मैंने उसी दिन ही दोस्ती को खत्म कर दिया था उसकी बातें सुन के। लेकिन मां ने मुझे जो बातें सुनाई कि मैं सुन के हिल कर रह गई। भाई को बाहर से पता लगा था, एक ही मोहल्ले में रहते थे, बातें छुपती तो नहीं है, और भाई ने मां को बताया था और मुझे मां ने बताया कि तू किसी ज़ीशान के बारे में जानती है? मैंने कहा हां मैं जानती हूं। तू कैसे जानती है? मैंने कहा मां उसने मुझे खुद बताया था उसके बारे में। तो मां ने बताया वो लड़का मर गया है। क्या क्या हुआ उस लड़के को? वो कैसे मरा? मुझे उसने उसकी तस्वीरें दिखाई थी। उसने मुझे 3 लड़कों की तस्वीरें दिखाई थी, बासित, अहमद और ये ज़ीशान उसके साथ मिली थी, और उसने मुझे मां उसने तस्वीरें दिखाई थी, तभी तो मैंने उससे दोस्ती खत्म की थी। तब मां ने बताया वो जो लड़का अहमद था उसने उसे अपने घर पे बुलाया था और उसके साथ रंग रलियां मनाते हुए उसने मोबाइल पे छुप के उसकी वीडियो बना ली थी। और वो कॉलेज भी इन दिनों नहीं जा रही थी कि एक दिन वो बाइक पे अहमद के साथ जा रही थी
और सामने जीशान आ गया। जीशान ने आके गाड़ी को ब्रेक लगाई तो सामने देखा अहमद बाइक चला रहा है और पीछे जोया बैठी है। वो एकदम गुस्से में पागल हो गया, बाहर निकल आया और जोया को आके कहा, ये कौन है, तू किसके साथ जा रही है? तो अहमद ने उसे कहा, तू कौन है और तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? ये मेरा प्यार है जोया, मैं इससे प्यार करता हूं। जीशान ने कहा, जोया ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है? तो उस अहमद ने कहा, ओए तू कौन है? तू मेरे और इसके बीच में आने की कोशिश कर रहा है? ये मेरा प्यार है, हम तो कब से प्यार करते हैं। और उसी वक्त जोया बाइक से खड़ी हो गई। उस वक्त शायद उससे फैसला नहीं हो पा रहा था वो अहमद का साथ दे या जीशान का। तो वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और जोया वहां से भाग गई। जोया तो चली गई लेकिन दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। जब लोगों ने उनको छुड़वाया तो जीशान जो पागल हो चुका था ये सोच के कि मेरी होने वाली बीवी है, मैं उससे प्यार करता हूं, तेरी जुर्रत कैसे हुई? तो अहमद गुस्से में आ गया और अंदाजा समझ गया था कि इसने हम दोनों को धोखा दिया। तो उसने कहा, तुझसे प्यार करती है? ये देख। उसने उसके मोबाइल पे उसका नंबर मांगा और कहा, नंबर दे, मैं तुझे इसकी वीडियो भेजता हूं। उसने उसको वो जो उसकी वीडियो बनाई थी जिसमें खुशी के साथ उसमें वो रंगरलियां उसके साथ बना रही थी, वो वीडियो उसको भेज दी कि तू जिससे शादी करना चाह रहा है, प्यार करना चाह रहा है, ये देख वो तो मेरे साथ ये करती है। जीशान ने जब वो वीडियो देखी तो वो गुस्से में पागल हो गया। वो उससे सच्चा प्यार करता था। वो वहां से निकला गाड़ी चलाते हुए, इतनी तेज चलाते हुए कि उसकी दिमाग की रगें फट रही थीं। वो पागल हो चुका था। उसने तेज चलाते हुए गाड़ी को एक जगह पे इतनी जोर से एक्सीडेंट किया कि वहीं पे ही वो बेहोश हो गया। 3 से 4 दिन वो कोमा की हालत में अस्पताल में रहा। उसको भरपूर कोशिश की डॉक्टरों ने बचाने की, लेकिन वो बच न सका और मर गया। जिस दिन लड़ाई हुई थी, जोया भाग गई थी, उससे अगले दिन ही अहमद ने उससे मिलने की कोशिश की तो उसने उसको मना कर दिया कि उससे नहीं मिल सकती। तो अहमद ने कहा, अगर तू मुझसे ना मिली तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा। तो वो बोली, कर दे जो भी करना है, मुझे कोई इशू नहीं है। अहमद ने उसकी वो जो वीडियो बनाई थी, गंदी वीडियो, वो लोगों को फैला दी और उसके भी मोबाइल पे भेज दी कि देख फिर तेरी ये वीडियो है। एक लड़की के लिए एक वीडियो बहुत खौफनाक होती है, लेकिन उसको मां की सपोर्ट थी, उसके कोई असर ना हुआ। जिस रात उसने वीडियो देखी और वो अपने कमरे में सो रही थी कि रात के टाइम उसकी आंख खुल गई। उसने क्या देखा? कमरे का दरवाजा बंद है लेकिन कमरे के बाहर कोई मौजूद है। उसने लेटे हुए आवाज दी, कौन कौन है? तो कोई दरवाजे को कुंडी लगे होने के बावजूद खोल कर अंदर आ गया। खुद ब खुद उसके कमरे का दरवाजा खुल गया और कोई अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसकी देख के घिघी बंद गई, देख के उसकी सांस एकदम से तेज चलना शुरू हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। कफन में लिपटा हुआ जीशान सामने खड़ा था। जीशान ने कफन बांध रखा था, सर का चेहरा बाहर ओपन था, बाकी पूरा वजूद कफन में था। और वो चलता हुआ उसके पास आया और कहा, जोया, तूने मुझसे वादा किया था ना कि तू सारी जिंदगी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। अपना वादा पूरा कर और उठ, मेरे साथ चल। मैं तुझे लेने आया हूं, अपने वादे को पूरा कर। ये चेन उसी की है ना, ये घड़ी, ये अंगूठी उसकी है और ये चेन तुझे उसने पहनाई है। मैं तो तुझसे प्यार करता था, मैंने तो तेरे वजूद को हाथ तक नहीं लगाया, तुझसे सच्चा प्यार करता था और तूने मुझे धोखा दिया। नहीं जोया, नहीं, तुझे चलना होगा, मेरे साथ चलना होगा मेरी दुनिया में। मैं तेरी दुनिया से तो चला गया हूं, लेकिन एक और दुनिया में भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, बेचैनी से तेरा इंतजार। उठ और चल मेरे साथ। अगर तू मेरे साथ ना गई तो याद रखना, ये जो तूने गले में चेन पहन रखी है ना, यही चेन तेरे गले का फंदा बना दूंगा। तूने मेरा प्यार देखा है, मेरी नफरत नहीं। देख, मैं एक और दुनिया से भी तुझे लेने के लिए आ गया हूं। उठ, चल मेरे साथ।
एकदम से वो अपने बिस्तर से उठी, जो डरती नहीं थी, लोगों की बातों पे हंसती थी। मंसूर ने जब एक वाकया सुनाया था तो वो हंस हंस के पागल हो गई थी कि आज के दौर में भी जिन होते हैं, मोबाइल के दौर में भी जिन होते हैं। अपने सामने खड़े उस लड़के को देख के इतनी डर गई कि एकदम से भागती हुई, चीखें मारती हुई माँ के कमरे में चली गई। माँ भी एकदम से डर गई, बेटे चीखें मार रही थी। उसने कहा क्या हुआ? माँ ने उसे बताया, उसने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने उसे कहा पागल हो गई है जोया तू, वो मर चुका है, मरे हुए भी कभी वापस आते हैं। तूने दिमाग पे उसको बहुत सवार कर लिया है, वो तेरी वजह से नहीं मरा, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसने खुद अपने आप को मारा है। ठीक है, तो अपनी लाइफ को फन कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। अब वो लड़का तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, मेरी बेटी है इतनी खूबसूरत, तो इसमें तेरा क्या कसूर? लाइफ को फन करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, भूल जा उसे, कुछ भी नहीं है, चला मेरे पास सो जा। उसने उसे अपने पास सुला लिया। उस रात तो वो सो गई, लेकिन अब मुसलसल ज़ीशान की रूह, या उसका हमजाद कह लीजिए, कफन पहने हुए उसको अक्सर नजर आने लगा और वो चीखें मारने लगी। मां को लगा जब बेटी की हालत खराब हो रही है, मुसलसल चीखें मार रही है, मोहल्ले वालों ने भी रात को उसकी चीखें सुनना शुरू कर दी और जाके पूछा भी कि क्या था रात को वो चीखें मार रही थी। और बाहर जब बात निकलना शुरू हुई तो मां ने फौरी तौर पे किसी आमिल का बंदोबस्त किया। एक बहुत बड़े आमिल का नाम सुन रखा था, उसको अपने घर बुलाया। मोहल्ले वाले ने भी देख लिया कि आमिल उनके घर पहुंचा है और यूं सबके कान उसी घर की तरफ थे, तो पता चला कि उस आमिल ने क्या मंतर जंतर पढ़ा, क्या कुछ किया कि उसने कहा परेशान ना हो, ये जो मुसलसल इसको आत्मा नजर आ रही है अब नजर नहीं आएगी, मुझे सिर्फ 2 दिन दे दें। उसने बहुत बड़ी एक रकम का मुतालबा किया जो जोया की मां रुखसाना ने दे दिया और वो 2 दिन कोई अपना अमल करता रहा, लेकिन वो 2 दिन मुसलसल शदीद डरी रही और ये बातें मोहल्ले वालों को भी पता लग गई। 2 दिन के बाद उसने एक तावीज़ बनाया और उसने कहा ये तावीज़ ये कभी भी अपने गले से उतारेगी नहीं, वो आत्मा इसके करीब नहीं आएगी, बस इसको कहें ये तावीज़ हर लम्हे अपने गले में पहन के रखे। जोया को वो तावीज़ पहना दिया गया और जिस रात उसने तावीज़ पहना उस रात वो ऐसी गहरी नींद सोई कि वो ज़ीशान जो अक्सर कमरे में उसको खड़ा नजर आता था, अब वो बोलता नहीं था, सिर्फ इतना इशारा करता था जैसे कह रहा हो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। नींद से जागती थी तो वो उसके बिल्कुल पास खड़ा होता था, गहरी नींद में होती थी तो पांव पे हाथ लगा के जगा देता था और इशारा करता था चलो मेरे साथ। लेकिन उस रात ऐसी गहरी नींद सोई कि वो पास तक ना आया और वहीं अब वो मुतमईन हो चुकी थी और उसकी मां ने उसे कहा अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र हो जाओ, तुमने ये 2 हफ्ते बहुत तकलीफ में गुजारे हैं, मेरे साथ आज चलो, एक बहुत अच्छी डांस पार्टी है, मैं तुम्हें वहां पे लेके जाऊंगी, नए दोस्त बनेंगे, वो ऐसे लोग हैं पता नहीं तुमने कैसे लोगों को दोस्त बना लिया था, वहां पे बहुत सारे ऐसे लड़के भी आए होते हैं, तुम उनसे हाय हेलो करना, वो हाई सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ बैठना, एंजॉय करोगी। उसकी मां खुद उसको एक ऐसी डांस पार्टी में, एक इलीट क्लास की, एक बड़े अमीर लोगों की सोसाइटी में लेके गई जहां पे उसने बेटी को कहा जाओ डांस करो, और बेटी सामने डांस कर रही थी, लड़कों के साथ नाच रही थी, फन कर रही थी। मां खुश हो रही थी कि मेरी बेटी जो इतने दिनों से डरी हुई थी, सहमी हुई थी, नींद नहीं आ रही थी, कितनी रिलैक्स हो गई है। बेटी को रिलैक्स दे के मां ने खुद भी शराब पी और बेटी को कहा थोड़ा सा ये लगा लो, इससे सुकून मिलेगा। बेटी ने लगा लिया और उसके बाद ये बातें कहाँ छुपने वाली थी। और जब मेरी माँ ने ये मुझे सारी बात बताई तो मैंने कहा मुझे तो 2 हफ्ते हो गए माँ, 2 हफ्तों से भी ज़्यादा वो कॉलेज भी नहीं आ रही, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हुआ है। उसने कहा हाँ वो आमिल आया है और ज़ीशान वाली बात, वो कैसे मरा, ये सब कुछ पता लग चुका है, अब तो मोहल्ले वाले तौबा तौबा कर रहे हैं। माँ शुक्र है उससे पहले ही मेरी उससे जान छूट चुकी है, मैंने उसे बहुत मना किया था, मैंने तो उसे नमाज की तलकीन की थी, लेकिन वो अपनी मां के नक्शे कदम पे चली गई। और उसकी वीडियो मैं तो सुन के हैरान हूं मां। मां ने भी मेरी ने यही कहा कि मैं खुद परेशान हूं बेटा, माओं को पता लगते हैं तो उनके सर मरने वाले हो जाते हैं कि बेटी की इस तरह की वीडियो निकल गई है, गंदी वीडियो। उसकी मां को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने बेटी को उल्टा अपने साथ ऐसी महफिलों पे लेके जाने लगी है। अब मोहल्ले वालों ने देखा है गाड़ी में मां भी बैठती है, साथ बेटी भी बैठती है, और यूं मेरा उसके साथ
राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो कॉलेज भी आती थी तो कभी कभी आती थी, क्लासें नहीं लेती थी। यहां तक कि गुजरते गुजरते 1 साल गुजरने को हो गया, पेपर आ गए हमारे सर पे, एग्जाम आ गए। मैंने दिन रात पढ़ाई की, सना कहती हैं। मुझे था कि बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। मैं पेपर देने के लिए गई तो मेरे बहुत अच्छे पेपर हुए, लेकिन जोया नहीं आई, उसने पेपर ही नहीं दिए। ये जो बातें हमें पता लगी थी कि मां ने बेटी को, ये बाद में पता लगी थी, उस वक्त मां ने नहीं बताया था, बाद में पता लगा था कि उसको बाद में वो इतना उसके ऊपर सवार हुआ था जीशान, जो उसको नजर आता था, पता नहीं उसका वहम था या हकीकत में नजर आता था, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं आमिल ने बहुत पैसा लिया था उनसे और आमिल की तावीज की वजह से वो ठीक हुई थी। कुछ दिनों तक तो मां ने उसको साथ नहीं लिया, लेकिन बाद में मां उसको अपने साथ लेके जाने लगी थी, क्योंकि मां की ख्वाहिश ये थी कि मेरी आंखों के सामने रहेगी तो खुश भी रहेगी, और मैं मां हूं, उम्र में बड़ी हूं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन पैसे वाला है, किसके साथ बेटी का दोस्ती होनी चाहिए, किसके साथ होनी चाहिए, मैं गाइड करूंगी। और ये बातें भी हमें बहुत बाद में पता चली, उस वक्त नहीं पता चली थी। मां ने यह फैसला इसलिए किया था कि खुद बेवकूफ़ी कर बैठी है, एक ज़िशान लड़के ने पागलपन में खुदकुशी कर ली, और शुक्र है इस पे कोई इल्ज़ाम नहीं आया, उसका एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है, वरना बेटी फंस जाती। तो उसने फैसला किया कि मैं बेटी को मैं बताऊंगी कि ये लड़का अमीर भी है, इसके साथ दोस्ती करो। यूं माँ के कहने पे वो अब जाती, फन करती, उसका उठना बैठना, उसका लिबास, सब कुछ बहुत बदल गया था। जब मैं उसको कॉलेज में देखती थी तो वो बहुत चेंज हो गई थी, अपनी माँ की तरह का लिबास पहनती, अपनी माँ से भी ज़्यादा मॉडर्न हो गई थी। उसके लिबास भी ऐसा होता था कि लड़कियाँ, लड़के तो दूर की बात, लड़के तो देखते ही देखते थे, लड़कियाँ घूर घूर के देखती थी कि कैसा मॉडर्न, अजीब सा एक ऐसा लिबास जिससे उसका जिस्म नजर आता, उसने पहन रखा होता, बहुत ही मॉडर्न। पेपर हो गए, मेरे बाप ने मुझसे पूछा मेरी बेटी के पेपर कैसे हुए। मैंने कहा बहुत अच्छे, और मुझे उम्मीद है मैं जबरदस्त नंबर लूंगी। फिर 14 अगस्त आने वाला था, फिर से वही 14 अगस्त 1 साल होने वाला था कि उस 14 अगस्त की कहानी उसने मुझे सुनाई थी, तो मैंने उसे छोड़ दिया था और उसकी मेरी दोस्ती खत्म हो गई थी। वहीं उसकी मां ने अब इतना पैसा भी लोगों से जो लिया था, वो मां ऐसी अयाशियों में पड़ गई थी, खुद भी अमीर मर्दों को फंसाती थी, और बेटी को भी उसने लगाया था कि ऐसे लड़कों को फंसाना है जो अमीर है। उनसे इतनी तोहफे तोहफे लिए जाते थे जिस्म देने के बदले। अब मां भी जिस्म पेश करती और बेटी भी, और ऐसे ऐसे तोहफे लिए जाते कि दोनों इतनी अमीर हो चुकी थी, अब अपना घर खरीदने का सोच रही थी। जिस मोहल्ले में हमारा घर था, जोया लोगों का घर था, उसके बिल्कुल ही पीछे एक बहुत नई जबरदस्त महंगी सोसाइटी बनी थी। पता चला वो लोग वहां पे घर ले रहे हैं, और फिर वो इस किराए के घर को छोड़ के उसी सोसाइटी में आबाद हो गए। मैंने उनका घर नहीं देखा था, लेकिन पता चला वो एक अमीर सोसाइटी में गए हैं। मां, मेरे भाई, मोहल्ले के लोग एक दूसरे से बातें तो करते थे, सबको सारी बातों का पता था। फिर एक 14 अगस्त की दिन आने वाला था, 14 फरवरी, अगस्त कह गया, 14 फरवरी। और वहीं उसकी जिंदगी में एक, जहां कई लड़के आ चुके थे, वहीं पे एक इंतहाई अमीर ज़ादा जिसका नाम था जहांजेब। इस दफा उसने प्रोग्राम बनाया था। अब वो 3-3, 4-4 लड़कों से नहीं मिलती थी, वो एक ही लड़के से मिलती थी, क्योंकि उसकी मां ने उसको इतना शातिर, चालाक और ऐसा सिखा दिया था कि एक लड़के से ही एक टाइम में रखनी है और उसके साथ फन करना है, जब दिल भर जाए उसको छोड़ के और की तरफ चले जाना है। वो ऐसा ही करती थी। और इन दिनों उसने एक वैलेंटाइन डे के लिए जहांजेब को अपना दोस्त बनाया था। उसने फोन पे पूछा जहांजेब से, हम वैलेंटाइन डे कहाँ मनाएंगे? उसने कहा एक बहुत बड़े होटल के एक बहुत बड़े स्वीट में। मैंने तुम्हारे लिए एक स्वीट बुक कराया है। उसको माँ ने इतना ट्रेंड कर दिया था कि अब वो एक स्वीट के अंदर उस लड़के के साथ
दिन गुजारने जा रही थी। जब उस बड़े से होटल के उस स्वीट के अंदर पहुंची तो देख के हैरान रह गई। ऐसा शानदार स्वीट था, जिसमें स्वीट से मुराद जिसमें बेडरूम अलग से होता है, ड्राइंग रूम अलग से होता है, घर की तरह का पूरा स्वीट बना दिया जाता है। बैठने की जगह अलग, टीवी लाउंज अलग, ड्राइंग रूम अलग, डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है, बेडरूम अलग। वो उस रूम को देख के हशाश लड़की थी, यंग थी। उसने कहा बहुत खूबसूरत है जहांजेब, तुमने ये मेरे लिए कराया। उसने कहा यस, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूं। उसने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। एक बहुत ही नायाब, जिसमें छोटे छोटे स्टोन लगे हुए थे, कीमती स्टोन। उसने एक लॉकेट नुमा, चेन नुमा एक लॉकेट निकाला जो बहुत कीमती था। वो अब यकीनन एक साल में इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि महंगे से महंगा गिफ्ट लेने को तैयार थी और अमीर से कबीर लड़के को फंसाने को तैयार थी। तो जहांजेब इतना बड़ा ही अमीर था कि उसने एक स्वीट भी बुक कराया था और एक महंगा तोहफा उसके हाथ में था। उसने उन स्टोन्स को देखा तो समझ गई ये महंगे स्टोन्स हैं और ये एक महंगा गिफ्ट है। उसने जब उसे देखा, ये तुम्हारे लिए है। उसने कहा लेकिन इसके बदले मेरे लिए क्या होगा, तुम मेरे लिए वैलेंटाइन डे का गिफ्ट क्या लाई हो। तो वो बोली इसके बदले बोलो क्या चाहिए। वैसे मैं तो यही सोच के आई थी कि इस वैलेंटाइन डे पे जो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, ये जोया तुम्हारी होगी। तुम जो चाहोगे जोया के साथ कर सकोगे। जोया अपना आप तुम्हारे हवाले करेगी। अगर कोई और गिफ्ट चाहिए तो बताओ। जहांजेब मुस्कुराया और बोला इससे बड़ा तो गिफ्ट ही कोई नहीं हो सकता कि जोया मेरी बाहों में होगी और मैं अपने दिन को जोया के साथ खूबसूरत बनाऊंगा। क्या ये मैं अपने हाथों से तुम्हें पहना सकता हूं। बोली हाँ हाँ पहनाओ मेरे अपने हाथों से। वो उसके गले के जैसे ही करीब लेके गया तो उसने देखा उसके गले के अंदर एक काली डोरी के अंदर एक तावीज बंधा हुआ है। वो पहनाने लगा, रुक गया और बोया जोया ओ प्लीज। वो एक एलीट क्लास का लड़का था कि ये क्या है। उसने कहा यार ये बस मामा ने पहनाया हुआ है, ये तावीज है। उसने कहा तुम इन चीजों पे बिलीव करती हो, तावीज। वो एक अमीर ज्यादा था, वो अजीब सा हो गया और पहनाते हुए पीछे हट गया कि नो 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 वे यार, मैं नहीं पहना सकता, इस तावीज के साथ ये पहनोगी। नो नो ये खुद पहन लेना, ये मेरी तरफ से रख लो। उसने कहा नो 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 तुम पहनाओ, इसको उठा दो, हटा दो। उसने कहा या प्लीज, आज के दौर में भी तुम तावीज जैसी चीजें पहनती हो। मैं तो सुन के ये हो रहा हूं, जिससे मैं प्यार करता हूं वो इतनी इतनी जाहिल है, वो इस तरह की सोच रखती है कि वो तावीज पहनती है। तो जोया को भी महसूस हुआ, वो इतना अमीर कबीर एलीट क्लास का लड़का था, अमीर कबीर था, और उसको लगा कि शायद मेरे इस तावीज की वजह से मुझे बहुत ही पेंडू समझ के, बहुत ही जाहिल समझ के, गंवार समझ के मुझसे दूर ना हो जाए। तो उसकी अना भी जाग गई, मैं तो एलीट क्लास वाली लड़की बन चुकी हूं, मैं तो वाली अमीर बन चुकी हूं। उसने कहा नो 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 इशू, ये मां ने पहनाया था, इसको उतार दो उतार दो। उस लड़के ने फौरी तौर पे वो तावीज गले से उतार दिया और वो अपना लॉकेट उसके गले में डाल दिया। थोड़ी ही देर के बाद दोनों लिबास से आजाद एक दूसरे की बाहों में थे। जैसे ही वो लिबास से आजाद हो गए, दोनों ने अपना लिबास उतार दिया और दोनों एक बिस्तर पे इस अंदाज में थे कि उसी वक्त कमरे के अंदर एक कहका सुनाई दिया। वो कहका सिर्फ जोया ने सुना और जोया ने जैसे ही कहका सुना तो एकदम से अपने साथ लिपटे हुए जहाजेब को पीछे कर दिया और उसके कानों में एक आवाज आई, जोया तुम क्या समझती थी, तुमने जो गले में पहन के मुझे बुला कर दिया, तुमने गले में इसको पहन के मेरा रास्ता रोक दिया, तुम क्या समझती थी कि मैं तुमसे दूर हो गया। मैं तो मौके की तलाश में था, तुम्हें लेने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए बेचैन था और आज वक्त आ गया है, तुम्हें आज अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो एकदम से डरना शुरू हो गई, पीछे हटना शुरू हो गई। वो उससे बोला ए जोया। जहाजेब बोला क्या हुआ है, किसको देख रही हो, क्या कह रही हो। तो जोया ने डरते डरते इतना कहा ज़ीशान आ गया है, वो कफन में लिपटा हुआ है, मेरे सामने खड़ा है और मुझे कह रहा है मुझे लेने आया है, तुमने ये तावीज़ उतार दिया है ना। और उसने वो बता दिया डरते डरते कि तावीज़ की वजह से ही वो उसके करीब आया है। अगर ये तावीज़ ना उतरता तो ज़ीशान उसके करीब नहीं आ सकता था। इस तावीज़ की वजह से ज़ीशान उसके करीब आ गया है और वो मुझे मारना चाह रहा है। उसने कहा कहाँ है ज़ीशान, यहाँ पे तो कोई ज़ीशान नहीं है।
तुम तो ठीक तो हो ना, क्या हुआ है? और उसने देखा कि जैसे उसने अपनी गर्दन को ऐसे पकड़ लिया था जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ा हो। वो इससे पहले कि कुछ कहता, जोया क्या कर रही हो, कि वो गर्दन से पकड़े उसको खिड़की के पास ले गया और होटल के ऊपर वाली मंजिल, चौथी पांचवी मंजिल पे वो लोग मौजूद थे, और उस खिड़की से उसने उसको इसी तरह पकड़ के धक्का दिया जिसको ज़ीशान देख तो नहीं सका, जहांजेब देख तो नहीं सका, लेकिन उसको महसूस ऐसे हुआ उसकी ने अपनी गर्दन को इस तरह ऊपर किया हुआ था और आवाज़ नहीं निकल रही थी गर्दन से, जैसे उसको सांस ना आ रहा हो और कोई उसको घसीटता हुआ लेकर गया हो, और उसने धक्का दिया, वो नीचे गिर गई। बरहना हालत में कपड़ों के बगैर वो नीचे गिरी और मर गई। उस लड़के जहांजेब ने कपड़े पहने और भाग गया। बेटी मर चुकी थी। बाप को इत्तला मिली। महमूद पहली दफा बेटी के मरने पे वापस आया। पुराने मोहल्ले वालों को भी इत्तला मिल चुकी थी। महमूद को तो कुछ नहीं पता था। महमूद साहब ने सब मोहल्ले वालों से मिले और बेटी के हवाले से सबको कहा कि मेरी बेटी मर गई है, आप लोग आए। लोग जमा हुए। बेटी को तो दफना दिया गया, लेकिन बेटी अखबारों में छप गई थी। मां को उसने कहा था कि ज़ीशान मुझे कहता है कि मैं तुम्हें इबरतनाक सजा दूंगा, और ज़ीशान ने उसको कपड़ों के लिबास से उसका वजूद कपड़ों के बगैर था, और जब वो गिरी थी, मर गई थी, बाकायदा तस्वीरें खींच दी गई, कुछ अखबारों में भी छप गई थी। कराची के अखबारों में छपी थी ये बाकायदा, एक लड़की ने खुदकुशी कर ली लिबास के बगैर। और जब महमूद साहब अपनी बेटी को दफना चुके और उसके बाद उनको मोहल्ले वालों ने सारा कुछ बता दिया, एक एक बात उनके नोटिस में हो गई, तो वो इतना रोए कि मैंने आज तक किसी को छुआ तक नहीं, मैंने आज तक उस मुल्क में भी किसी की तरफ देखा नहीं कि मैं अपनी बीवी और बेटी के लिए दिन रात मेहनत करता रहा हूं कि उनको वो सारी खुशियां दे सकूं। मैंने परदेश काटा, मैंने मुश्किल काटी, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने वक्त पे सोया नहीं, नींद नहीं की, क्या कुछ किया, और पीछे ये होता रहा। वो सारी बातें उनके लिए बहुत तकलीफ देती। सना कहती है मेरे वाले साहब बहुत अच्छी तरीके से उनको जानते थे, उनको बहुत हौसला देते रहे, लेकिन वो बहुत रोते रहे कि मेरे पीछे क्या से क्या हो गया। मैंने अपनी बीवी के कहने में, वो लड़ती थी मुझसे कि मुझे ये ख्वाहिश पूरी करो, ये ख्वाहिश पूरी करो, ये ख्वाहिश पूरी करो। उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इतना बड़ा फैसला किया और बाहर चला गया, और दिन रात की मेहनत के बाद मेरा ये सिला मिला है कि बीवी पहचानी नहीं गई, को पता नहीं किसकी बीवी है। और बेटी को भी देख के हैरान हो गया, एक बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी कि जिसकी बेटी ना सिर्फ जान दे चुकी है, बल्कि मोहल्ले वालों से इतना भी पता लगा है उसकी वीडियो, गंदी वीडियो भी इधर उधर लोगों के मोबाइलों में फिरती रही है। गली वालों ने महमूद साहब को बहुत हौसला दिया, लेकिन उस रात उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, और उस गोली की वजह से वो उसी लम्हे जां बाग हो गए थे। जहां बेटी को अभी लोगों ने देखा था मरते हुए ऐसी हालत में कि इबरत का निशान होकर मरी थी, वहां बाप जो बेचारा आया था मासूम, रोते रोते अपनी जान ले बैठा। और वहीं अपने शौहर और बेटी, वो मां, वो रुखसाना जो शौहर को बाहर भेज के ऐसी आदत पे लग गई थी, बेटी को भी ऐसे रास्ते पे लगा दिया था कि पहले बेटी की जान गई और फिर शौहर ने अपने आप को मार दिया, तो वो पागल होके अपने शौहर की मैयत पे वो सब कुछ रोते हुए बताती रही कि मैंने मारा है बेटी को, मैंने मारा है शौहर को। और वो जो मोहल्ले वाले नहीं जानते थे, वो सारी बातें रोते हुए निकालती रहीं। जो मैंने कहानी के दरमियान में भी आपको कहा था कि कैसे पता लगा था मोहल्ले वालों को, आगे चल के बताता हूं। तो वो ये लम्हा था जब मां रुखसाना अपनी बेटी की मौत पे तो झटके में चली गई थी, शॉक्ड में चली गई थी, लेकिन जब शौहर भी मर गया तो फिर रो रो के उसने वो सब कुछ बता दिया जो मोहल्ले वालों को पता नहीं था। वो ऐसी रोई कि उसके बाद उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा वही रुखसाना जो बाल बनाए बगैर, खुशबू लगाए बगैर, महंगे कपड़े पहने बगैर बाहर नहीं जाती, पागलों की तरह फिरती रही। उसके बाद किसी ने तरस खा के पागल खाने में उसको जमा करवा दिया था, लेकिन कई लोगों ने उसके बालों में मट्टी पड़ी हुई, उसके कपड़े फटे हुए, उजड़े हुए, कई दिनों से नहाई नहीं, बदबू का खाने पीने के अलावा जो
गंदगी इंसान करता है वो भी उसने कपड़ों में कर दी थी, और उसके कपड़ों से, उसके वजूद से ऐसी गंदी बू आती थी कि सारे तौबा 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 करते थे कि बेटी के साथ क्या हुआ, शौहर ने मार दिया, और देखो कैसी गंदी हालत में है कि जनून है, पागल है, और कपड़े बदबूदार, बाल मट्टी बदबूदार, जो मेकअप खुशबुओं के बगैर निकलती थी नहीं, अब गंदगी भी उसके वजूद के अंदर ही थी, कपड़ों के अंदर थी। उसके बाद वो पागल खाने जमा हुई। क्या हुआ ये सुनने में आया था, कंफर्म ना हुआ, लेकिन वो इबरत बन गई थी। सना कहती हैं कई साल हो गए इस कहानी को, लेकिन आज भी मुझे मेरी दोस्त जोया याद है, उसकी मां रुखसाना याद है। आज ये कहानी आपके हवाले इसलिए कर रही हूं कि ये कहानी कई लोगों को झंझोड़ कर रख देगी। और लोगों से एक रिक्वेस्ट भी कीजिएगा, ये कहानी सिर्फ खुद ना सुने, इसी कहानी को आगे भी लोगों के साथ शेयर करें। मकसद क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस कहानी को सुन सकें। क्योंकि सना कहती है, एक आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, जब मैं अपनी मां के साथ बात कर रही थी तो मैंने अपनी मां के साथ बात करते हुए जब यह जुमला कहा था, हमेशा औरत मजलूम नहीं होती, कभी मर्द भी मजलूम होते हैं। जीशान मजलूम था, वो सच्चा प्यार कर बैठा था, उसके साथ धोखा हुआ था, उसने बदला लिया। जब मैं ये बात कर रही थी तो मैंने उसी लम्हे जीशान को देखा हुआ था तस्वीर में, उसी तरह कफन पहने हुए जीशान को मैंने अपने घर में खड़े हुए मुस्कुराते हुए देखा था। और मैं इसकी गवाह हूं, वो सच था, वो उसका वहम नहीं था। और उसे जीशान नहीं मारा था, क्योंकि जब ये मैंने बात की थी, मेरी मां उठ के जाने लगी कमरे से, तो वो सामने खड़ा था, कफन में लिपटा हुआ, जैसे मैंने सुना था। वो मेरा वहम नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैंने कहानी सुनी थी तो मैं डर की वजह से या खौफ की वजह से जीशान नजर आया, वो हकीकत में वहां मौजूद था और मैं कांप गई थी। वो मुस्कुराते हुए इस तरह गया था जैसे अपने वजूद को मेरे सामने लाने का मकसद ये था कि वो वहम नहीं, मैंने ही बदला लिया है। हां, जो उसने मेरे साथ वादा किया था मैंने पूरा कर दिया, उसको अपने साथ ले गया हूं इबरत का निशान बना के। तो आप कहानी जब सुनाएं तो लोगों से रिक्वेस्ट कीजिएगा, इसको आगे भी लोगों के साथ शेयर करें कि लोग इबरत का निशान होने से बच जाएं। कभी कभी एक कहानी ही होती है, कभी कभी एक किस्सा ही होता है, कभी कभी एक बात, एक लफ्ज होता है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। हो सकता है इस कहानी को फैलाने से ज्यादा लोगों को सुनाने से किसी एक की भी जिंदगी बदल जाए, राहे हक पे आ जाए। तो समझिए मेरे कहानी सुनाने का, सना कहती है, समझिए मेरे कहानी सुनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर किसी एक को भी फायदा हुआ तो वादा कीजिए, मजहर साहब इन लोगों से कहिएगा इस कहानी को जरूर आगे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। तो ये उनका पैगाम था, इसलिए मैंने आपको कहा इसको ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, ताकि जो उनका मकसद था, वो कहते हैं मैं इस राज को राज रखती, अपनी दोस्त के मरने के बाद इसको कभी ना निकालती, ये गीबत कहलाती, लेकिन मेरा नीयत ये है, मेरा मकसद ये है लोगों को फायदा हो, झंझोड़े उनका ज़मीर। आजकल की ये जो यंग जनरेशन है जो इस मोहब्बत का मकसद कुछ समझ बैठी है, शायद ये मेरी कहानी उनको फायदा पहुंचा सके। तो आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी, इसको जरूर आगे जरूर फैलाइएगा, ताकि उनका मकसद भी जो कहानी भेजने का वो पूरा हो।